बाय मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, सही है। और रेशियो को क्या करते हैं, दो इंडिविजुअल रेशियो को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय 1, सही है। रेट हमारे पास फिर रेट की 3 टाइप्स होते हैं, क्रूड बर्थ रेट है, डेथ रेट है एंड मोर्टिलिटी। डेथ और मोर्टिलिटी रेट, देखो क्रूड मोर्टिलिटी रेट या क्रूड डेथ रेट बोथ आर सेम, सही है। इसी तरह एक हमारे पास क्रूड मॉर्बिडिटी रेट आती है कि बीमारी की क्या शरह है, क्या रेट, किस रेट के साथ एक बीमारी फैल रही है। एक स्पेसिफिक रेट है, हमने पढ़ा था कि एज स्पेसिफिक, हमने आपसे कैलकुलेशन भी कर दी कि एज स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि 75 वाले लोगों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इतने लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है और टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 75 एज वाले लोग कितने हैं हमने कर दिया था। फिर मल्टीप्लाई बाय 1000 अगर 1000 में से निकालें या मल्टीप्लाई बाय लैक्स करते हैं, इस तरह हमें फाइंडिंग आउट हो जाता है। फिर हमारे पास क्या था, कोज स्पेसिफिक रेट। कोज स्पेसिफिक रेट का मतलब किसी खास बीमारी की वजह से, जैसे मलेरियल फीवर के वजह से कितने लोग मर रहे हैं, सही है। जैसे हमारे पास मलेरिया के टोटल केसेस कितने हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1500 लोग केस हो गए, डायग्नोस हो गए, लेकिन इसमें से 1500 लोगों में से कितने लोग मर गए। कॉज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी रेट का मतलब है टाइफाइड या मलेरिया की वजह से कितने लोग हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लो, आप लोग हल भी कर सकते हो। 1500 लोग हैं हमारे पास टोटल टाइफाइड के साथ डायग्नोस हो गए, 1500 लोग, सही है। इस कॉज स्पेसिफिक टाइफाइड की वजह से ये डायग्नोस हो गए, लेकिन डेथ कितने हो गए, कितने लोग मर गए, इसमें से 500 लोग मर गए। तो हमें क्या करना है, कॉज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट मालूम करना है, तो आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो आप लोग ये घर पे हल करोगे, जस्ट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसी तरह कॉज स्पेसिफिक मॉर्बिडिटी रेट, कॉज स्पेसिफिक मॉर्बिडिटी रेट जैसे बीमारी के कॉज के या वो बता सकते हैं। जैसे कंटामिनेटेड वाटर की वजह से टाइफाइड फीवर के साथ कितने लोग आ गए, 1500 लोग आ गए। नहीं, हमारे पास टोटल आबादी 1500 लोग हैं, लेकिन सब 1500 लोग जो है कंटामिनेटेड वाटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें से बीमार लोग कितने हो गए, इसमें से 150 लोग इसमें से हो गए। तो कॉज स्पेसिफिक मॉर्बिडिटी रेट हम मालूम कर सकते हैं, सही है। वो फैक्टर क्या है, वो कंटामिनेटेड वाटर, वो आप लोग मालूम कर सकते हो। फिर ये हमने रेट बता दिए, सही है, हाँ, ये एक ही फार्मूला है। फिर हमने इंसिडेंट बताया था, फिर इंसिडेंट्स का फार्मूला भी बताया था कि इंसिडेंट्स का फार्मूला किया था, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज डिवाइड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क। कौन से पॉपुलेशन में चांसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लंग कैंसर जो है 50 लोगों को है, और जो स्मोकिंग वाले हैं इसमें से लंग कैंसर कितने लोगों को हुआ, 50 लोगों को हुआ। और कितने लोग स्मोकर है इसमें से, 1500 लोग हैं। तो हम मालूम कर सके कि क्या है नंबर ऑफ, हम इसी तरह इंसिडेंस रेट को मालूम कर सकते हैं, सही है। 1500 लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, इसमें से हमें न्यू केसेस कितने आइडेंटिफाई हो गए, 150। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं इसी फार्मूले के साथ। तो 150 को न्यूमिनेटर में लिखोगे, टोटल लोग स्मोकर को डिनोमिनेटर में लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो कितने फीसद लोगों में ये आ सकते हैं, इंसिडेंस रेट इतने आ रहे हैं। प्रेवलेंस क्या है, नंबर ऑफ न्यू केसेस और ओल्ड केसेस। फिर हमने 2/2 टेबल का बताया था, सही है, 2/2 टेबल का बता दिया था। फिर ऑड रेशियो, ये हमारे पास न्यू है, सही है। ऑड रेशियो किसे कहते हैं, तीसरी लाइन को देख लो। एट द ऑड रेशियो, ये इंटरप्रिटेशन है कि आपके पास अगर वैल्यू जो है इक्वल टू 1, हम जो कैलकुलेशन करेंगे ऑड रेशियो की इंटरप्रिटेशन पहले बताते हैं कैलकुलेशन से पहले। अगर ऑड रेशियो की वैल्यू जो है 1 आ जाए तो क्या, दिस इंडिकेट्स एन एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज। ये बता रहा है कि एक्सपोजर और डिजीज का आपस में एसोसिएशन है। हमने एसोसिएशन फैक्टर पढ़े थे ना, एसोसिएशन है या नहीं। मीन ये है कि डेंगू मच्छर के वजह से मलेरिया हो रहा है या नहीं। अगर वैल्यू 1 आएगा इतना, तो इसका मतलब है मॉस्किटो हैज एसोसिएटेड फैक्टर विद मलेरियल फीवर। इसी तरह अगर मैं कंटामिनेटेड वाटर का टाइफाइड के साथ मालूम करता हूँ, अगर इसका वैल्यू जो 1 आ जाए तो इसका मतलब है कंटामिनेटेड वाटर हैज एसोसिएटेड फैक्टर विद व्हाट, टाइफाइड फीवर। इसी तरह अगर मेरा ऑड रेशियो ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इंडिकेट्स पॉजिटिव एसोसिएशन या स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। जितना ज़्यादा होगा वैल्यू, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एसोसिएशन है, इतना ज़्यादा चांसेस होंगे इस एक्सपोजर का डिजीज़ के लिए। इसी तरह अगर लेस देन 1 आ जाए तो इसका मतलब है देयर इज़ नो एसोसिएशन।
ये हम बता सकते हैं अगर लेस देन 1 आ जाए, अगर हम मालूम करें कि कंटामिनेटेड वाटर का टाइफाइड के साथ कोई एसोसिएशन है या नहीं है, अगर मेरी वैल्यू जो है लेस देन 1 आ जाए बाय कैलकुलेशन आफ्टर द कैलकुलेशन फैक्टर, तो मैं क्या कहूँगा कि एज द कंटामिनेटेड वाटर हैज एसोसिएटेड फैक्टर विद टाइफाइड फीवर? नो, कोई एसोसिएटेड फैक्टर नहीं। तो हम ऑन द बेस ऑफ वैल्यू ये फैसला करेंगे, सही है। तो हम ऑड रेशियो को कैसे मालूम करेंगे? दिस इज द फार्मूला फॉर ऑड रेशियो। ऑड रेशियो का फार्मूला देखो 2/2 टेबल इसको कहते हैं, ABCD। AB 1 2 है, AC 1 2 है ना, इसको 2/2 टेबल या कंटीजेंसी टेबल कहते हैं। वन टाइप यहाँ पर अगर आप लोगों को मैं सिखा देता हूँ कि कैंसर कितना है, कैंसर कितने लोगों को A और C को कैंसर है, दूसरा क्या है B और D को कैंसर नहीं है। यहाँ पर एक्सपोजर A और B जो एक्सपोज हो चुके हैं, A और B एक्सपोज हो चुके हैं टू एनी टाइप ऑफ फैक्टर्स के साथ, लेकिन एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन इसमें से A को कैंसर हुआ है लेकिन B को कैंसर नहीं हुआ है। इसी तरह यहाँ पर ये एक्सपोज नहीं हुआ है किसी चीज़ से भी, लेकिन फिर भी C को कैंसर है और D को C को कैंसर है और D को कैंसर नहीं है। तो इसका मतलब एक्सपोज नॉन एक्सपोज में हम मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम कंटीजेंसी टेबल या 2/2 टेबल कहते हैं। एग्जाम्पल ये है, हमारे पास देखो 354 लोगों को कैंसर है, कितने 354, लेकिन एक्सपोज कितने हो गए? इन दोनों को जब हम जमा करते तो हमें पता है एक्सपोज लोग कितने हैं, 354 प्लस 143 कर लो कितने आ जाते हैं? हाँ, 354 प्लस 143 497 लोग जो है एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन कैंसर इसमें से कितने लोगों को है? 354 लोगों को है। इसी तरह एक्सपोज जो है, नॉन एक्सपोज जो है, टोटल ये कितने लोग हैं? हाँ, 800 प्लस है, 804 है, लेकिन इसमें से 804 लोग एक्सपोज नहीं है, लेकिन फिर भी 293 लोगों को क्या है? कैंसर है, और इसमें से 511 लोगों को कैंसर नहीं है। लेकिन मैं मालूम करता हूं कि मेरा ऑड रेशियो जो है स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है एक्सपोजर के साथ या वीकली एसोसिएशन है, नो एसोसिएशन। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, कैसे करोगे? इसका फार्मूला जो है इस तरह करोगे, लिख लो AD, ऑड रेशियो लिख ले AD डिवाइड बाय BC। इसको नहीं देखो, AD डिवाइड बाय BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, AD डॉक्टर डिवाइड बाय BC। तो AD का मतलब है बोथ आर मल्टीप्लाई। A में हमारे पास क्या है? 354, नीचे लिख लो 354 मल्टीप्लाई बाय 511, 354 मल्टीप्लाई बाय 511, इसका जवाब लिख लो। डिवाइड बाय CD, C में हमारे पास क्या है? 293 मल्टीप्लाई बाय 143, सॉरी BC सही है, 293 मल्टीप्लाई बाय 143, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कर दिया? एनीवन? आपने लिख दिया? जल्दी हरी अप। हमेशा डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर कैलकुलेशन करोगे, फिर गलत आ जाता है। 4.31। हाँ सही है, गुड। तो इसका क्या है? 4.31, चलो सही है। तो हमारा जवाब इस तरह आता है। तो हमारे पास ऑड रेशियो का फार्मूला ये होगा, यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया कि AD डिवाइड बाय BC, समझ आ गया? इस तरह हल करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो इसका मतलब क्या? ऑड रेशियो का 4.32 है। हाउ इंटरप्रिटेट करो? स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है या वीक एसोसिएशन है या नो एसोसिएशन है? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन है, बिकॉज द वैल्यू, द ऑड रेशियो वैल्यू इज ग्रेटर देन व्हाट? 1 से ज्यादा है। तो क्या मैं बता सकता हूं कि एक्सपोजर की वजह से आइदर लीड से किसी के साथ भी एक्सपोजर की वजह से चांसेस ऑफ डिजीज जो है ज्यादा है, तो हम बता सकते हैं कि हम इस फैक्टर को क्या करेंगे? हटाएंगे। तो हमें पता चलता है कि इस
इस फैक्टर की वजह से बीमारी की शरह ज़्यादा है, इसलिए मैं इस फैक्टर को क्या करूँगा, हटाऊँगा। अगर मैं बोलता हूँ कि कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हेपेटाइटिस सी की बीमारियाँ ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल ये एक्सपोजर है, तो अगर मेरे वैल्यू 4.31 है, ग्रेटर देन 1 है, सो इट्स मीन दैट देयर इज पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। सही है, समझ आ गया। अगर मेरी वैल्यू ये वाली, अगर मेरी वैल्यू जो है 0.5 है, तो क्या आएगा, व्हाट्स इट्स मीन, नो एसोसिएशन। हम ये बता कि कंटामिनेटेड वाटर का कैंसर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है भाई, ये कोई और फैक्टर हो सकता है। सही है, समझ आ गया ये वाला। देन रिलेटिव रिस्क, अभी इसके लिए अलग फार्मूला होगा रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क के लिए क्या क्या करोगे, देखो रिलेटिव रिस्क कैलकुलेशन, इसके भी इंटरप्रिटेशन होती है, सेम ही है, 1 से कम 1 से ज़्यादा ये हम बता सकते हैं। रिलेटिव रिस्क को कैसे मालूम करोगे, रिलेटिव रिस्क का फार्मूला ये A/A+B डिवाइड बाय C/C+D। ये फार्मूले आप लोगों को याद करेंगे। अगर आप लोग और रेशियो करोगे तो इसका फार्मूला है AD/BC। लेकिन इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द रिलेटिव रिस्क मालूम करें तो इसका फार्मूला है A/A+B डिवाइड बाय C/C+D। इसका यही फार्मूला है। 2/2 कैलकुलेशन एक कैंसर में ही मालूम कर रहे हैं, देखो वही वैल्यूज़ है, लेकिन सिर्फ क्या चेंज किया है, रिलेटिव रिस्क मालूम करना है। तो रिलेटिव रिस्क को मालूम करने के लिए क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, ए हमारे पास क्या है 354 है, डिवाइड बाय A+B का फार्मूला 354 + 143। कर लो आप लोग खुद। पहले क्या करोगे, डिनोमिनेटर को प्लस करोगे, फिर न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, वरना फिर जवाब गलत आएगा। ऐसे नहीं आप लोग 354 लिखते हो फिर दोबारा डिवाइड बाय 354 + 143, जवाब गलत आएगा। पहले डिनोमिनेटर वाले चीज़ों को प्लस करोगे, फिर न्यूमिनेटर से तकसीम करोगे न्यूमिनेटर को। सही है, कर लो, कैसे करते हो, 497 उर्दू कर दिया आप लोगों ने, प्लीज स्टॉप कर लो। सही है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो हमने ये फार्मूला लिख किया कि रिलेटिव रिस्क को कैसे मालूम करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द रिलेटिव रिस्क बाय व्हाट, बाय द 2/2 टेबल या कंटीजेंसी टेबल के साथ क्या सकते। ये एक्सपोज है, नॉन एक्सपोज है, ये कैंसर पॉजिटिव है, कैंसर नेगेटिव लोग हैं। एक्सपोज कितने थे, 294। अभी रिलेटिव रिस्क को कैसे मालूम करते हैं, A/A+B डिवाइड बाय C/C+D। सही है, इसको ए में ए जो होगा इस तरह करेंगे, फिर इसको दोनों को जमा करके ये आ गया 293 जो है हमारे पास क्या C है, और इन दोनों को जमा के बाद एडिशन के बाद 8.804, इसको इसके डिवीजन से ये आ गया और इसके डिवीजन से ये वाला जवाब आ गया। तो हमारे पास वैल्यू जो है 1.95 है। जब हमारे पास यहाँ पर 5 से जब ग्रेटर देन आ जाए तो हम पड़ोस में क्या करते हैं, एक को जमा करते हैं। तो ये 9 है, तो इसलिए हमने इस एक को 2 कर लिया और 9 हटा के 54 को अपनी जगह पर रहने दे दिया, बस। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रिलेटिव रिस्क। अभी रिलेटिव रिस्क का इंटरप्रिटेशन क्या है हमारे पास, मैंने इंटरप्रिटेशन आप लोगों के लिए लिखा है, टेंशन नहीं लो। रिलेटिव रिस्क का इंटरप्रिटेशन नहीं है, सही है, सही है। तो रिलेटिव रिस्क का मतलब क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू से क्या पता चलता है कि एज दिस कौन सा एसोसिएशन है, पॉजिटिव एसोसिएशन है। सही है, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है विद व्हाट, विद द एक्सपोजर। सही है, बस इसमें दोनों में क्या फ़र्क है। और रेशियो जो है केस कंट्रोल स्टडी के लिए हम करते हैं, जब स्टडी डिज़ाइन आप लोग पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि हम केस कंट्रोल स्टडी में हम और रेशियो को करते हैं, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। जबकि हमारे पास कोहार्ट स्टडी जब हम करते हैं, कोहार्ट स्टडी और केस कंट्रोल में क्या फ़र्क है, वी विल डिस्कस इन द स्टडी डिज़ाइन। सही है, हमारा अलग चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कोहार्ट स्टडी में हम रिलेटिव रिस्क को मालूम करते हैं, जबकि हम केस कंट्रोल स्टडी के लिए बेटर कैलकुलेशन जो है हमारे पास वो कौन सा है, वो ऑड रेशियो है। बस ये पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आ सकते हैं ये वाले सवाल। अभी पॉपुलेशन पैरामीटर हमारे पास, दिस इज द पार्ट ऑफ करिकुलम जो रिपीट हो चुका है एंड वी ऑलरेडी डिस्कस दिस के ये क्या है। पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है, अ बार चार्ट अरेंज हॉरिजॉन्टली इन ए सिंगल ईयर और 5 years एज ग्रुप है। दे शो द डिस्ट्रीब्यूशन
इससे क्या कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करते हैं? बाय एज एंड सेक्स, जिससे मेल फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करते हैं और एज के साथ। हमारे पास जैसे वेस्टर्न अफ्रीकन है और दूसरा क्या है वेस्टर्न यूरोप है, कौन सा पिरामिड जो है बेटर है? वेस्टर्न यूरोपियन है, क्योंकि वो पैरेलल जा रहा है। हमारे पास इसको अगर हम इस तरह करते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर जैसे 2 मिलियन हो गए, 4 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन, इस तरह है। हमारे पास बर्थ रेट जो है इब्तदाई वक्तों में बिफोर द 19, ये कब तक है? बिफोर द 1940, 1918 से पहले जो है हालात ख़राब थे, सही है। अंडर डेवलप कंट्री में फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट वे में क्या था? पैदाइशें भी ज़्यादा थी, बर्थ रेट भी ज़्यादा था, और दूसरा इसके अलावा क्या था? इसके अलावा बर्थ रेट भी ज़्यादा थी, डिजीज़ रेशियो की ज़्यादा होने की वजह से डेथ भी ज़्यादा थी, अमवात भी ज़्यादा थी। तो देख लो यहाँ पर इतने ज़्यादा, फिर ऐसा ऐसा कम होते गए 5 से 9 साल तक, फिर 10 से 14, फिर 15 टू 19, 20 टू 24, 25 टू 29, इस तरह ऐसा ऐसा यहाँ तक 85 तक कितने लोग बच गए, सही है। अंडर डेवलप लोग, जो डेवलप कंट्री है यहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है 85 वाले, जबकि मेल कम है, क्योंकि वो अंडर स्ट्रेस होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से वो मर गए, सही है, बहुत जल्दी। लेकिन यहाँ पर आबादी ऐसा ऐसा कम हो रही है, यहाँ पर आबादी तकरीबन पैरेलल चल रही है। दरमियान में देखो पैदाइशें इतनी हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम बढ़ गई। इसका मतलब क्या है? आउट माइग्रेशन यहाँ से हो गई, क्योंकि हम लोग जो कुवैत की तरफ जा रहे हैं नर्सेज, तो वहाँ पर क्या है? इन माइग्रेशन ज़्यादा है। डेवलप्ड कंट्री में इन माइग्रेशन ज़्यादा है, जबकि अंडर डेवलप्ड कंट्री से आउट माइग्रेशन ज़्यादा है। कुछ डिजीज़ डेथ रेशियो की वजह से बाहर वो आबादी कम होती गई, दूसरी आबादी की कमी की वजह क्या थी? आउट माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन, क्योंकि आपके पाकिस्तानी आबादी ऐसा ऐसा कम हो रही है ना, बाहर की तरफ जा रहे हैं, फॉरवर्ड फॉर इकोनॉमिकल स्टेटस बेटरमेंट के लिए वो जा रहे हैं। तो हमारी आबादी वहाँ पर इसी तरह अंडर वो यूरोपियन कंट्री की तरफ जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा पैसा कमाए, ये चीज़ें करें, ये करें। तो इसलिए यहाँ पर दरमियान में वो आबादी बढ़ती गई। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाना था। फिर डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ पीपल ऑफ नॉन वर्किंग एज इन अ सोसाइटी फॉर एवरी 100 पीपल ऑफ वर्किंग एज। जो डिपेंडेंसी इसको कहते हैं, जो दूसरे पे निसार करते, काम नहीं करते। तो पाकिस्तानी आबादी में ज़्यादा डिपेंडेंसी लोग ज़्यादा रहते हैं, या कौन से लोग, कौन से आबादी में? वेस्टर्न कंट्री में। वेस्टर्न कंट्री में डिपेंडेंसी रेशियो कम है एज़ कम्पेयर टू द अंडर डेवलप कंट्री। पाकिस्तान में क्या करते हैं? एक ही बंदा काम करते हैं, तो सब लोग क्या करते हैं? दे डिपेंड्स ऑन अदर्स, बस एक ही कमा रहे हैं, वालिद साहब लेके आ रहे हैं। तो यही होता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम 2025 से लेकर 2050 तक क्या करे? शो लोअर डिपेंडेंसी रेशियो। ये बोले कि जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आ रही है, ज़माना बदल रहा है, तो वैसे वैसे डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो कम हो रहा है, सही है। ख़ास तौर पे अंडर डेवलप में नहीं, कौन से लोगों में? जो डेवलप लोग हैं वो डिपेंडेंसी रेशियो कम हो रहे हैं। अभी स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या स्टेजेस थे? इब्तदाई वक्तों में देख रहे हैं हाई मोर्टिलिटी और हाई, सबसे पहले पैदाइश होंगे, फिर बीमारी होंगे ना ज़्यादा। पहले पैदा होते तो ज़्यादा पैदा होते थे, लेकिन ज़्यादा बीमारियों की वजह से क्या थे? ज़्यादा लोग मरते थे ड्यू टू एनी कॉज, क्योंकि हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं था, वैक्सीनेशन का कंसेप्ट नहीं था, सही है, जो आजकल लग रहे हैं। इसके अलावा स्टेज 2 में क्या था? हाई फर्टिलिटी थी, लेकिन टूवर्ड्स लो मोर्टिलिटी। लो मोर्टिलिटी का मतलब क्या है? डेथ ऐसा ऐसा कम हो गए, क्योंकि स्टेज 2 में क्या हुआ? यहाँ पर वैक्सीनेशन आ गई, यहाँ पर साइंटिफिक प्रोग्रेस आ गई, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है कम होती गई। तो इसलिए आबादी जो है ऐसा ऐसा यहाँ पर क्या हो गया? देखो बढ़ना शुरू हो गया। फिर स्टेज 3 में क्या हो गया? लो फर्टिलिटी, लो मोर्टिलिटी। फैमिली प्लानिंग आ गई, यहाँ पर फैमिली प्लानिंग नहीं थी, यहाँ पर फैमिली कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह आ गई।